तो मेरे साथ में एक ये चीज बहुत अच्छी हुई कि जब मैंने पढ़ाई हायर सेकेंडरी के आगे की जी तो मेरी जो बहनें हैं मेरे बाद की जी जो मेरे गांव में थी और मेरी भतीजियां, उन सारे लोगों को आगे पढ़ने की परमिशन मिल गई प्राइवेट मतलब से। नमस्कार, लीड लैब में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं श्रीमती मंगला दुबे जी, जो कि एक रिटायर्ड महिला बाल विकास विभाग से जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जो कि सुपरवाइजर का वहाँ पे मतलब रूप में पदस्थित हैं, जिन्होंने कई लगभग 30 से अधिक वर्षों तक के जो है अपनी सेवाएं महिला विभाग में एज ए सुपरवाइजर के रूप में दी हैं। और उसके बाद जो है ये एक समाज सेविका के रूप में अभी जो है वर्तमान में अपनी सेवाएं दे रही है और काफ़ी संघर्षपूर्ण इनका जीवन है। तो इसी पे हम लोग जानना चाहेंगे, उनके जीवन की चर्चा हम लोग उन्हीं की जुबानी सुनने का प्रयास करेंगे कुछ प्रश्नों के माध्यम से। तो मैडम, सबसे पहला सवाल जैसे कि मेरा हमेशा हर जो है आने वाले व्यक्तियों से रहता है कि शुरुआत में मुझे अच्छा लगता है कि क्योंकि आप जैसे जब शख्सियत हमारे बीच बैठी हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये कुछ अलग है सबसे, यानी एक आम व्यक्ति नहीं, एक साधारण व्यक्ति नहीं है, सुबह उठा और अपना बस नॉर्मल जीवन मतलब हो गया, शाम हो गई, ऐसा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है अंदर से कि नहीं यार, अगर ये ऐसे व्यक्ति अगर जब हम हमारे बीच आ रहे हैं तो इनमें मतलब चाहे इनके हम लोग बचपन की बात करें या जवानी की बात करें या बुढ़ापे की बात करें, तो कुछ ना कुछ इनमें विशेषता जरूर रही होंगी। इसलिए मेरे अंदर एक उत्सुकता रहती है कि ऐसे लोगों के बचपन के बारे में मैं जरूर प्रश्न पूछूं। तो मैडम, मैं पूछना चाहूँगा कि आपका बचपन कैसा रहा है? जी सर, मैं एक सामान्य मध्यम परिवार से बिलोंग करती हूँ। जी। जैसे कि पुराने समय में परिवार की वैल्यू रहती थी, संयुक्त परिवार, उसके सारे नियम वगैरह मानना, ये सब चीजें रहती थी। तो पढ़ाई के समय में शुरुआत में पढ़ाई हुई हमारी इंदौर में, मेरी पढ़ाई हुई है, जन्म भी मेरा इंदौर में हुआ, पढ़ाई भी मेरी इंदौर में हुई है। तो हमारे यहाँ जो एक वो था परिवार का कि भाई लड़कियों को हायर सेकेंडरी से ऊपर पढ़ाया नहीं जाता था, एक तो वो चीज थी। और दूसरा, संयुक्त परिवार में रहते हुए जो पढ़ाई के समय थोड़े से कुछ ऑब्स्टिकल्स आते थे जी। कि आर्थिक रूप से भी थोड़ा सा, क्योंकि हम 4 भाई बहन थे, थोड़ा सा परेशानी आती थी। परंतु इन परेशानियों को क्या है, एक चैलेंज के रूप में लिया मैंने। जी। मैं ये नहीं सोचती थी कि मुझे परेशानी आ रही है तो मैं पढ़ाई छोड़ दूं। मैंने एक दिमाग में ये बनाया कि नहीं, ठीक है ना, इन परेशानी के बाद भी मैं आगे बढ़ूं। तो मैंने पढ़ाई शुरू की। ठीक 8th के बाद में मैं मतलब एक मान के चलिए कि छोटे छोटे बच्चे, अपने से छोटे बच्चों को ट्यूशन लेने लगी। जी। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं मिलता था उस समय तो बहुत, पर ये था कि वो अर्निंग भी मेरे लिए मतलब एक बहुत अनमोल थी कि जो मेरे पास में आता था। मैं सोचती थी अरे अपने कॉपी का खर्चा तो निकल गया, अपनी स्कूल की फीस तो निकल गई। ये सोच के साथ में मैं मतलब 8th के बाद से सेल्फ डिपेंड हो गई। और उसके बाद में जब मैं 11th हो गया, मेरा हायर सेकेंडरी हो गया, फिर परिवार की कुछ आई परेशानियां कि भाई इनको हायर सेकेंडरी के बाद नहीं पढ़ाना है, क्योंकि परिवार में पढ़ाया नहीं जाता था, गांव में हायर सेकेंडरी से ऊपर स्कूल नहीं है। तो जब मेरी बहनें कोई नहीं पढ़ी है तो एक को पढ़ाएंगे तो परेशानी आएगी। फिर हमारे बड़े पिताजी वगैरह इन लोगों ने बोला कि बाहर मत भेजो, पर यदि घर के पास में कॉलेज है या जहाँ भी सुविधाजनक जगह है जहाँ अपन है उसको सुरक्षित भेज सकते हैं, तो उनको भेजो जब तक पढ़ रही है। तो फिर मुझे मतलब ग्रेजुएशन हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने किया। पोस्ट ग्रेजुएशन में समस्या ये आई कि मैं जो सब्जेक्ट चाहती थी वो सब बाहर थे जी। मुझे फूड एंड न्यूट्रिशन में MSc करना था, भोपाल में था, टेक्सटाइल लॉन्ड्री भोपाल में था। फिर बोले कोई बात नहीं, जो सब्जेक्ट है उसमें कर लो, कम से कम PG तो करें जी। एक सोच के मैंने PG कर लिया, पढ़ाई लगभग कंप्लीट हो गई। तो मेरे साथ में एक ये चीज बहुत अच्छी हुई कि जब मैंने पढ़ाई हायर सेकेंडरी के आगे की तो मेरी जो बहनें हैं मेरे बाद की जो मेरे गांव में थी और मेरी भतीजियां, उन सारे लोगों को आगे पढ़ने की परमिशन मिल गई प्राइवेट मतलब से। उनके लिए एक द्वार खुल गया, ये बोल सकते हैं कि वो प्राइवेट रूप से उनको ये कहा गया कि ठीक है तुम घर में रहो, प्राइवेट फॉर्म भरो, एग्जाम देने कोई भी परिवार का सदस्य जाएगा, लेके जाएगा
और आपको एग्जाम दिला के लाएगा। तो ये मतलब मेरा एक विरोध या मतलब एक मेरा जिद जी मेरे सब बाद के भाई बहनों और भतीजियों के लिए बहुत काम आई। अब मेरी बाद की सब बहनें ग्रेजुएट होके फिर उसके बाद उनकी मैरिज हुई। वाह, बहुत ही तो ये मतलब एक आप मेरी जिद निडरता से काम आई उनके एक लिए। अच्छा सकारात्मक जी। कदम आपने उठाया, जी जिससे आपके परिवार के सभी सदस्यों के लिए वो जी एक जो है उसके लिए बहुत अच्छा मतलब अवसर जी की जननी हुई वहां से, जी कि हम बोल सकते हैं। जी मैम, मैं जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपने मुझे थोड़ा सा संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया, तो मैम कहीं ना कहीं आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से आपने बड़ी मतलब मशक्कत की होगी, बड़ी प्रॉब्लम फेस की होगी कि आपके फैमिली के लोगों को कन्विंस करने में, जी और तब कहीं जाके आपको ये मौका मिला होगा। जी मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या आपके लाइफ में ऐसा कोई ऐसा कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट रहा है, या कौन सा ऐसा आपके लाइफ में ऐसा कोई क्षण, ऐसा कोई मोमेंट रहा है जिसको लेकर आप काफी परेशान हुए हो, काफी आपको चिंता हुई हो उसको लेके कि यार अब क्या किया जाए, मतलब यानी ऐसे कभी स्थिति निर्मित हुई आपके साथ? जी। अब मैं सबसे पहले तो मुझे जॉब करना था, जी पढ़ने की तो जैसे तैसे परमिशन मिल गई थी, पर जॉब के लिए परिवार वाले बिल्कुल भी तैयार नहीं थे किसी भी स्थिति में कि नहीं, जॉब तो हमको कराना ही नहीं है, हमारे परिवार में लड़कियों को जॉब कराना ही नहीं है। जी ये जिद थी। फिर जैसे तैसे खूब कोशिश की, तो थोड़ा मनाया करा, तो फिर उन्होंने बोला ठीक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, न्यूज़पेपर में ऐड देखा, भर देने दो। लेकिन कहाँ एक बार में हो जाता है, उनकी सोच ये थी कि शायद इनका होगा नहीं, हाँ, उनको ऐसा लगा कि यार मन चलो से ठीक कर है, अब लेने आप दो जिद कर इनको। रहे हैं तो फिर उस करने समय दो। जब अपनी एग्जाम वगैरह हुई, रिटर्न एग्जाम हुई, हम तो एग्जाम देके भूल भी गए, पता नहीं क्या हुआ। बाद में अचानक में इंटरव्यू कॉल आया तो सब लोग एकदम चौंक गए कि अरे इसने तो मतलब कुछ पढ़ाई नहीं की, कुछ नहीं, अचानक में इनका सिलेक्शन हो गया। फिर बोले चलो ठीक है इंटरव्यू भी दे लो। अब इंटरव्यू के बाद में सब जो परेशानी आई, मेरी सबसे ज्यादा समस्या जो आई, मेरा सिलेक्शन हो गया, पोस्टिंग मेरी हुई बस्तर। जिस लड़की को एक गांव से दूसरे गांव कभी नहीं जाने दिया गया, उनको बस्तर पोस्टिंग, और मेरे लिए यह था कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब है। जी, आपके लिए बहुत एक कि अच्छा गवर्नमेंट अवसर जॉब था मिली आपके है, लिए। किसी को मिलती नहीं है, लोग तरसते वो हैं। मुझे मिली है। मेरी थोड़ी सी मेहनत का मतलब जो भी है, जी। ऊपर वालों की सबकी दुआ या जो भी रही हो, जी। तो उसके कारण जब मुझे मिली है, काफी सारा वो हुआ, नहीं जाना, मतलब फिर लास्ट जो डेट थी ज्वाइनिंग की, उसके 2 दिन पहले परमिशन मिली मुझे जाने की। जी। मैं बस्तर गई, फिर भी मतलब ये था कि कभी घर से बाहर निकली नहीं है, बस्तर जैसी जगह में रह नहीं पाएंगे, भाई के साथ भेजा गया। अब वो समस्या ये आई कि पापा जाते जी पर पापा का रिटायरमेंट और मेरा जॉब में आना एक साथ हो गया। मेरे पापा 30 जून को रिटायर होने वाले थे और मुझे जून में ज्वाइन करना था। 21 जून मेरी लास्ट डेट थी ज्वाइनिंग की। अच्छा। भाई के साथ गई, मैं कहा चलो ठीक है कोशिश करते, नहीं तो वापस तो आना ही है घर। किस्मत इतनी अच्छी रही कि जब इंदौर की लड़की बस्तर जाती है, बस्तर के मामले में पहले बहुत मतलब वैसा डर था लोगों को। हाँ, काला पानी बोलते थे, जैसे झाबुआ को काला पानी बोलते थे, बस्तर मतलब एक सजा जी, कि जिस व्यक्ति को सजा देना हो उसको बस्तर भेज दो। पर मैं जब गई हूँ तो वास्तव में मैंने सोचा कि लोगों की मतलब कितनी गलत सोच थी। मैं गई हूँ तो मुझे मतलब हाथों हाथ अधिकारियों ने सपोर्ट किया, इतना अच्छे से सपोर्ट किया। इवन कलेक्टर है, हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, सारे लोगों ने कि यदि ये लड़की यहाँ आ गई है तो ये खराब यहाँ का वो लेके मत जाए। पूरी सारी व्यवस्थाएं की, मुझे सबसे पास वाला ब्लॉक दिया, पोस्टिंग वगैरह, मेरे लिए मकान की व्यवस्था, सारी चीजें पूरी मतलब वहां बैठे बैठे उन्होंने कर दी मुझे। सभी अधिकारियों का जब मुझे अच्छे से सपोर्ट मिला तो मैंने मन बना लिया कि अब मुझे जॉब करना ही है जी। मैं लगभग 4.5 साल वहां रही बस्तर में। अच्छा। अब यह स्थिति आ गई थी कि वहां वाले मुझे वापस ही नहीं आने देना चाह रहे थे जबकि ये मेरे पापा ने बोल दिया था कि 6 महीने बाद हम ट्रांसफर करा लेंगे जी। झाबुआ ट्रांसफर हो भी गया मेरा पर वहां के लोग इतना मतलब वो मुझसे जुड़ गए थे कि उन्होंने बिल्कुल मतलब नहीं अब इनको जाने ही नहीं देना है तो 4.5 साल में बस्तर में रही। उसके बाद जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग अलग एक होने की जो प्रक्रिया शुरू हो गई जी जी। तो उस समय फिर बोला गया कि जिसको अपने अपने स्टेट में जाना हो अपने स्टेट में आ जाए। उस समय में फिर ट्रांसफर होके
जब खंडवा जिला था जी इधर आई हूँ तब। उसके बाद जॉब तो बस अच्छा रहा जी खट्टे मीठे अनुभव सब रहते हैं जॉब में तो। जी बिल्कुल पर ये था कि एक जगह बस्तर में यदि मैंने जॉब कर लिया है जी तो मैं फिर किसी से डर के जॉब नहीं की, वे कहाँ भेजोगे, उससे ज्यादा तो कहीं भेज ही नहीं जी सकते। मतलब उससे मतलब जो है एक हिम्मत आ जाती है। जी बिल्कुल हाँ कि अपन इससे मतलब अगर कोई व्यक्ति अगर कोई हाँ, बुरा सोचता भी है हमारे बारे में हाँ तो इससे ज्यादा क्या हो हाँ, सकता है कि यदि मैं किसी से लड़ाई भी कर रही हूँ, किसी से मतलब अपोज भी जाऊंगी, सामने वाला क्या करेगा, उससे ज्यादा जगह कहीं नहीं है ट्रांसफर के लिए। बिल्कुल ये चीज होती है वहां तो से भी मतलब आप मतलब हाँ, जो है अपना डर खत्म हो गया, मतलब अनुभव अब लेकर बिंदास आए। नौकरी करना है अपने को, जो पहले शौक से शुरुआत की थी जी फिर मैंने अब करना है अपने को, जी मतलब परमानेंट अब करना ही है, ये वाली स्थिति में आ गई थी मैं। जी 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 सर। मैम जैसे कि हर व्यक्ति के इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ संघर्ष कुछ चुनौतियां बिल्कुल अवश्य मतलब आती ही है, हम लोग चाहे उससे कितना भी बचने की कोशिश जी, करें। तो आपके जीवन में ऐसी क्या संघर्ष या चुनौती रही हैं जिसके बारे में आप हमें बताना चाहेंगे? देखिए यदि व्यक्ति के जीवन में संघर्ष और चुनौती नहीं हुई तो व्यक्ति जो उपलब्धियां होती है उसकी वैल्यू नहीं करता। जैसे कि आज मैं हर चीज मुझे आईटी मिल जाती कि मुझे ये करना है, मैंने बोला मुझे पढ़ना है, मैंने आराम से पढ़ लिया, जी मुझे उस पढ़ाई की वैल्यू नहीं होती। मुझे जॉब करना है, यदि मुझे आसानी से मिल जाता तो जी। मुझे उस चीज की वैल्यू नहीं होती। तो जब हम लोग कोई चीज को संघर्ष के साथ में मिलती है हमें, जी और जब जीवन में चैलेंज आते हैं तो चैलेंज हमें और अधिक प्रयत्न करने के लिए वो बढ़ाते हैं आगे, मतलब मोटिवेट करते हैं। कि और चैलेंज अच्छे से डरना नहीं है कि हमको उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए उसको जी। कैसे क्लियर करना है और आगे हम कैसे बढ़े। तो ये हमारे लिए जो बोलते हैं मोटिवेशन का एक तरीका हो जाता है। जितने चैलेंज हमारी लाइफ में आएंगे हम उनसे आगे बढ़ने के लिए और प्रयासरत रहेंगे कि उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है, न कि चैलेंज डर के और हम अपना रास्ता बदल लेना है। जी ये नहीं। ऐसा चैलेंज आपके लिए आपके जो कार्यकाल में जो है मतलब रहा हो जो जिससे आप कभी ऐसा कभी घबराए हो या ऐसा लगा हो कि यार ये तो मतलब बहुत बड़ा मतलब इम्पॉसिबल जैसा है, ऐसा कुछ कभी ऐसे आपके कार्यकाल में ऐसा कुछ रहा है? ऐसा है जॉब वगैरह में रहते हुए मुझे ऐसी कोई चीज तो नहीं लगी, पर आज जो मैं बोल पा रही हूँ, जी मेरा सबसे बड़ी समस्या थी। हालांकि मैं अपने स्कूल कॉलेज के समय में अच्छी डिबेटर रही, जी पर जब जॉब में आ गई और इतने सारे लोगों को सामने में यदि कोई चीज मुझे प्रस्तुत करनी पड़ती थी या माइक पे खड़े होकर बोलना होता था, मेरे पैर थर थर कांपते थे, अच्छा मैं बोल नहीं पाती थी, इतना डरती थी, घबराती थी कि पता नहीं इतने लोगों को कैसे फेस करूंगी। जब मैं जॉब में आ गई जी तो यहाँ पे आई तो मैं इंचार्ज सीडीपीओ के रूप में रही, खकनार में रही मैं, तो मुझे सब कार्यक्रमों में आने जाना, अपनी विभागीय योजनाएं बताना, ये सारी चीजें लगती थी। जी पर इतना मतलब पता नहीं कोई माइक का फेयर एक अंदर डर बन जाता था, मैं बोल ही नहीं पाती थी। पर उसके लिए भी मैं धन्यवाद करूंगी हमारे अधिकारियों कि उन्होंने ये डर मेरे मन से निकाला। मेरे को बोल देते थे खड़े रहो माइक पे। अब जी। ऐसे 400-500 लोगों के सामने माइक पे खड़े रहना बहुत घबराहट लगती थी, डर लगता था कि कैसे बोलेंगे। कैसे बताएं अपनी बात हालांकि कैसे रखें? ऐसा नहीं कि जानकारी नहीं है, जानकारी पूरी होती थी, पर उसको बोलने के लिए सामने लोगों को शक्ल देखा घबराहट लगती थी। पर सबसे बड़ा कैसे चैलेंज बोलेंगे? मुझे वो लगा, बहुत ज्यादा लगता था। और फिर उसके बाद में धीरे धीरे मोटिवेट किया उन्होंने और फिर आगे बढ़े। उसके अलावा एक और मैं जब बस्तर में थी, जब मेरे सामने चैलेंज आया था, हमारे विभाग की मंत्री थी, जी उनसे अब खटापटी हो गई। अच्छा इतनी अकल नहीं थी मुझे भी सही में, तो अब आज सोचती हूँ कि वो गलत था, जी। पर उस समय इतना समझ नहीं थी हम लोगों को। जी उन्होंने बोला, उस टाइम का जो हाँ, आपका जो एज रही होगी। एज भी कम ही थी जी और इतनी समझ नहीं थी। मुझे इंचार्ज बना के भेज दिया, मंत्री के साथ साथ में हम लोगों को गाड़ी पे हाँ, पीछे इतनी पीछे सूझबूझ। जाना पड़ता था। जी तो वो हर जगह स्टेज पे बैठ जाते थे और बस बुलाते थे, ये काम करना है, वो काम करना है, ये करना है, यस यस करके बोलना पड़ता था। जी अब एक जगह उन्होंने बोल दिया नियुक्ति करना है, अब मैं यस कैसे बोलूं? मेरे को तो अधिकारी का काम है, मैं हाँ बोल दूंगी तो तुम मेरा सिर खा जाओगे, परेशान हो जाऊंगी मैं थोड़ा सा चुप हो गई। बोले सबके सामने हाँ बोलो। मैंने कहा मैडम मुझे इतना आइडिया नहीं, मैं नहीं कर सकती ये सब चीजें।
अरे मैं भी वही पहले सुपरवाइजर रही थी डिपार्टमेंट में। अरे बोले मैं सब कर सकते हैं, मैं भी रही हूँ उस विभाग में। तो मैडम आप रहे थे, मैं हूँ इस समय, और मैडम सॉरी माफ कीजिए मैं नहीं कर पाऊंगी। उस पे वो बिल्कुल आग बबूला हो गई। तत्काल उन्होंने अपने पीए को भेजा कि जाओ इसका नाम पता नोट करो, मतलब वो कि कहीं इनको ट्रांसफर कर दे। वही रहता है मंत्रियों का, तो यही चीज रहती है। तो फिर उसके बाद में उन्होंने क्या किया, पीए आए मेरे पास ना, मैंने कहा भाई साहब मैडम ने किस उद्देश्य से बोला है मुझे पता है, बता दीजिए कि मैं इंदौर से हूँ, मेरा घर इंदौर में, मैं बस्तर में हूँ, इससे और कहाँ भेजना चाहती है पूछ लीजिए। जैसे ही उनको पता लगा तो उसके बाद तो अगले सेंटर से उन्होंने बाकायदा, वो पीए भी मेरा ध्यान रखते थे और हर जगह पूछ रहे थे कि तुमने चाय पी, खाना खाया करा कि नहीं करा। इन्हें एक ऐसा मतलब वो रहा मेरे इसमें कि यदि मैं विरोध उस समय नहीं करती जी तो शायद मैं गलत चीजों को एक्सेप्ट करना हो जाता, एक्सेप्ट करना। हाँ, पर गलत चीजों का विरोध करना मैंने वहां से सीखा जी, मतलब कि यदि हमारे सामने कोई बड़ी हस्ती भी आ जाए, पर यदि गलत है तो उसको फिर गलत को गलत कहना चाहिए जी, उसमें डरना नहीं चाहिए जी। मतलब ने बड़ी सूझबूझ के साथ आपने वहाँ पे उस समय निर्णय लिया कि जैसे यस तो बोलना है, अपना अधिकारी है अगर, तो बिल्कुल हमारा मतलब एक ऐसा लगता है कि यार हमारा कर्तव्य है कि कम से कम हाँ तो बोलो। एटलीस्ट वहाँ पे आपको ये लगा कि यार किस समय यस बोलना है, ये भी एक इम्पोर्टेंस रखता है। ये भी एक जो है एक कला है अपने आप में, कि किस समय हाँ बोले किस समय ना बोले। तो वो सब सारे अधिकारियों ने खूब अप्रिशिएट किया मुझे, मैंने काफी सुरक्षित रखा अपने आप को। फिर मैम मैं इसके बाद में जानना चाहूंगा कि जैसे मुझे आपके बारे में ये भी जानकारी है कि आप रिटायरमेंट के बाद आप जो है सोशल वर्किंग क्षेत्र में भी जो है आप काफी एक्टिव हैं, सोशल मीडिया में, सोशल वर्क में भी। तो इस जैसे गवर्नमेंट जॉब तो मतलब काफी अच्छी आपकी रही होगी, उसके बाद में जो है आप रिटायरमेंट के बाद जो है आपका था काफी अच्छा मतलब जीवन जो है सुचारू रूप से चल रहा होगा। तो एक समाज सेवा में आने की क्या आपको आवश्यकता पड़ी, या ये बोले कि मतलब मैंने ये डिसीजन कहाँ से आपने मतलब लिया? जी, अच्छा, ये जो है ना सेवा का जो भाव है वो तो परिवार में संस्कार में शुरू से मिल गया था कि जैसे अपने परिवार में कोई आता है तो आपको देख रेख करना है, सब सेवा करनी है, वो हो गया। उसके बाद मेरा जो ग्रेजुएशन हुआ जी, वो जिस कॉलेज से हुआ है वो कस्तूरबा ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट जी, गांधी जी के संस्कार सिद्धांतों पे चलते हैं। वहाँ सेवा और स्वावलंबन दो शब्द सब्जेक्ट कूट के पिला दिए जाते हैं, वो चीज हुई। फिर उसके बाद में जब मैं जॉब में रही, वो भी मेरा महिला बच्चों के लिए काम था जी। तो जब मैं रिटायर हो गई तो मैंने अपने काफी सारे लोगों की हालत देखी थी कि रिटायरमेंट के बाद जब घर में बैठ जाते हैं, एक व्यक्ति जो लगातार एक्टिव रहता है और जब घर में बैठ जाता है तो 2500 बीमारियां उनको घर कर लेती हैं। और मेरे मन में तो था कि मुझे सेवा कार्य करना है, पर जॉब के साथ साथ नहीं करना चाहती थी कि दो चीजों में मैं न्याय नहीं कर पाऊंगी, दोनों को बराबर ही नहीं कर पाऊंगी। आपको लग रहा था कि कहीं ना कहीं एक बार में एक ही काम करूं तो ज्यादा उसमें पूरा 100% देना है जी, तो दो कार्यों को एक साथ। फिर 2020 में जब रिटायर हुई हूँ मैं, तो उस समय कोरोना काल चल रहा था जी। तो उस समय जुड़ी 2-3 संस्थाओं से जुड़ी, कुछ छोटे मोटे काम, मास्क वगैरह वितरण वगैरह ये सब किया हमने जी। पर उसी समय में फिर मैंने MSW किया। अच्छा, 64 इयर्स की एज में। Oh my God. अब मैंने सोचा मुझे अब समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, इंस्पायरिंग है जी। मैंने बोला खाली बैठी हूँ, कोरोना काल में कुछ काम नहीं था करने को, हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट करते थे, बस मास्क बांटना है, ये करना है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट किया करती थी। मैंने कहा अब इस काम में अपन को स्पेशलाइजेशन भी कर लेते हैं, खाली बैठे। मैंने MSW किया 64 में। उसके बाद में जैसे ही कोरोना खत्म हुआ, मैं धीरे धीरे करके काफी सारी संस्थाओं से जुड़ती गई। लोग परिचित थे पहले से भी, काफी सारी संस्थाओं में ज्वाइंट जन जागृति में हूँ, महिला सुरक्षा वेलफेयर में रही, मानव सेवा संस्थान में रही, लिनेस में रही, और भी काफी सारी संस्थाएं। इस समय मानव अधिकार आयोग में आयोग मित्र भी हूँ मैं जी जी जी। रेड क्रॉस में हूँ जी, न्यायालय में पैरालीगल वॉलंटियर हूँ जी जी। और उसके साथ में जो पुलिस थाना और हमारा ये है
वन स्टॉप सेंटर, जी। इसमें काउंसलर भी हूँ मैं। अच्छा अच्छा। तो ये सारे काम जो है धीरे धीरे आगे आगे आते गए, संस्थाओं से जुड़ती रही, लोगों से परिचय होता रहा, वो फिर समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ती रही। और एक और उद्देश्य था मेरा कि कमाया तो हमने जिंदगी भर, बिल्कुल, परिवार के लिए भी किया है, सबके लिए किया है, अब अपने को अपने लिए कुछ करना है। बिल्कुल, कि जिंदगी भर कमाया वो ठीक है, अब हमको अपने आप को एक्टिव रखना है और दूसरों के लिए अब हमको काम करना है। जो लोग कुछ ऐसे हैं जरूरतमंद हैं, जिनको सेवा की आवश्यकता है, जी। जैसे वृद्धाश्रम है, मैं वृद्धाश्रम से भी जुड़ी हूँ। बढ़िया। तो वृद्धाश्रम में मैं देखती थी कि बुजुर्ग लोग अकेले अकेले रहते थे, जी। तो मैं वहाँ पे हर हफ्ते विजिट भी दिया करती थी। जी। वहाँ जाती थी, उनके साथ बैठना, बातें करना अच्छा लगता था। जी। तो एक ये रहा था कि दूसरों के लिए, अब कम से कम अपन दूसरों के लिए जिए, और यही जो उन लोगों की दुआएं हैं जी, वो आज अपने काम आएंगे आगे। हाँ, आज की स्थिति में आज मैं 66 ईयर्स चल रहा, 67 रनिंग चल रहा है मेरा। तो इस समय भगवान की दया से, ऊपर वाले से कोई बीमारी नहीं है, स्वस्थ हूँ, सुरक्षित हूँ अभी। बिल्कुल, हम भी यही कामना करते हैं कि आप सदा खुश रहे, स्वस्थ रहें। मैम, मैं जानना चाहूँगा कि जो जिस प्रकार से आपने जो है शासकीय सेवा में भी अपने पूरी सेवाएं दी, काफ़ी ईमानदारी से और निडरता से, उसके बाद समाज सेवा के रूप में भी, एक समाज सेविका के रूप में भी आप काफ़ी एक्टिव होकर कार्य कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से। तो इन सब चीज़ों का जो है श्रेय या क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगे? ये मैं अपने पापा को दूंगी। जी। मेरे पापा ने शुरुआत से जैसे परिवार में सबकी सेवा की, परिवार के लिए वो कभी भी, कोई भी व्यक्ति को कुछ जरूरत हो, ऑफिस में भी जब जॉब में रहे, उनके किसी भी कलीग को भी जरूरत हुई, कुछ भी हुई, तो वो हमेशा आगे रहते थे। और यही संस्कार उन्होंने हमको दिए, और वही चीजों को लग के आगे हम लोग बढ़े। जी। तो आज उन्हीं से मेरे को ये चीज मिली है कि मुझे जितना जरूरत कोशिश करूं कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकूं, वो मेरे लिए अपना सौभाग्य की बात है। मैं क्या करूंगी, ऊपर वाला है जो मुझे योग्य बनाएगा, जितना करवा सकेगा मैं करूंगी। जी बिल्कुल। मैं तो अपने आप में कोई हूँ नहीं कुछ। नहीं मैडम, बिल्कुल वाकई में आप काफ़ी जो है क्या कहना चाहिए, सराहनीय कार्य कर रहे हैं, और काफ़ी मतलब इन्हें एक मोटिवेशन मिलता है हम जैसे लोगों को भी, और समाज में भी कई लोग आपसे प्रेरणा लेते हैं, और उनके लिए भी मतलब एक बहुत ही अच्छा कार्य है ये। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इस प्रकार से सेवाभावी मन से आगे आएँ, और समाज सेवा के क्षेत्र में काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। मैं हमारे मंच के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, सभी से अनुरोध करना चाहूँगा। इसके साथ मैडम मैं एक और सवाल थोड़ा सा हमारे जो है करना चाहूँगा आपको, कि जैसे कि एक महिला होने के नाते एक देश की महिलाओं को, देश की युवतियों को, देश की बच्चियों को, या किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति हो, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या संदेश आपकी तरफ से उनको जाना चाहिए कि उनके जीवन में भी उनको एक नई दिशा मिले, और वो भी एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपना जीवन जो है निर्वहन कर सके? जी, एक तो सबसे पहले शिक्षा, बच्चों को शिक्षा होना बहुत जरूरी है जी, जिस भी वर्ग में हो। और जैसे कि कहा जाता है कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। बिल्कुल। तो किसी भी तरीके से अपनी योग्यता बढ़ाएं, बिल्कुल, अपने एजुकेशन बढ़ाएं। और दूसरा चीज कि परिवार का मूल्य समझें। आज के जो बच्चे हैं, आज की जो नई पीढ़ी है, फैमिली वैल्यू को बिल्कुल नहीं समझ रही है। फैमिली वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही है उनके लिए। जैसे ये परिवार का मूल्य समझेंगे, तो परिवार के मूल्य को समझते हुए आगे जो ये गलत कदम उठते हैं, कुछ बच्चे गलत फैसला उठा कर ले लेते हैं, वो सारी चीजें नहीं आएंगी। क्योंकि कोई भी यदि आपके पास सामने चैलेंज आया है, कोई समस्या आई है, तो आप परिवार में बात करें। आज हम लोग देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं। बिल्कुल, कि कोई सुसाइड कर रहा है, कोई गलत घर से भाग जा रहा है, ये तो चीजें होती हैं। ये केवल परिवार से दूरी, अपनी समस्या को परिवार में या अपने बड़ों से नहीं कह पाना। एक जो बोलते हैं, या तो बोलते हैं जनरेशन गैप, या हो सकता है, संभावित है। तो उसको, बच्चों को अपने परिवार को समझना चाहिए कि ये हमारे दुश्मन नहीं है। यदि हमारे मम्मी पापा ने हमको आज इतना बड़ा किया है, या हमको योग्य बनाया है, या हमको पढ़ा रहे हैं, हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो वो हमारा कोई बुरा नहीं चाहेंगे। बिल्कुल।
Correct. बच्चों को ये चीज सोचना चाहिए। और यदि कभी कुछ गलती हुई भी है तो ज्यादा से ज्यादा डांटेंगे, पर उसके आप अपने मम्मी पापा को बताए बिना, पेरेंट्स को बताए बिना ये जो एक गलत कदम उठा लेते हैं, सुसाइड जैसा या कोई ऐसा गलत कदम, तो वो उन पेरेंट्स को कितना जिंदगी भर का घाव दे देता है जी। केवल एक छोटी सी चीज में कि आप अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पाए, खुल के बात नहीं कर पाए। तो पेरेंट्स को भी चाहिए और बच्चों को भी चाहिए कि एक जो जनरेशन गैप है वो ना रखते हुए आपस में खुल के बात करें। समस्याएं दोनों के साथ हो सकती है, पेरेंट्स के साथ भी हो सकती है, बच्चों के साथ भी हो सकती है। तो अपनी बात को खुल के कहना जी। वो बच्चों को भी आना चाहिए, पेरेंट्स को भी आना चाहिए। ठीक है ना, नहीं होगी समस्या हल तो कहीं और अपन मदद लेंगे, पर अपनी समस्या को आपस में डिस्कस तो करें। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है आज के समाज में। और युवाओं से भी यही कहना है कि भाई खुल के जियो जी। पर साथ में अपनी लाइफ का एक उद्देश्य बनाओ, जीवन का एक उद्देश्य बना के उस उद्देश्य की पूर्ति की तरफ बढ़ो। ठीक है, लाइफ एंजॉय करना है, बहुत अच्छी बात है, यंग एज एक ही बार मिलती है, बिल्कुल, पर उसके साथ में अपने जीवन का एक उद्देश्य बना के उस लक्ष्य की तरफ जरूर बढ़े। बिल्कुल। थैंक यू मैडम। आपने काफ़ी जो भी मैंने आपसे सवाल पूछे हैं, मुझे लगता है कि आपने बहुत ही बढ़िया और शानदार तरीके से उनको उनके जवाब देने का पूरा प्रयास किया है। इसी के साथ में मैं चाहूँगा कि जैसे हम लोग हर उस संघर्षशील व्यक्ति को, हर उस सफलतम व्यक्ति को हमारे मंच पे अपनी बात रखने का मौका देते हैं, तो मैं चाहूँगा मैम कि हमारे इस मंच पे आके आपको कैसा लगा, हमारे बीच जो वार्तालाप हुई है उससे आपका अनुभव कैसा रहा और आप क्या महसूस कर पा रहे हैं? यह मंच बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा इस मंच पर आके। और ये चीज़ है कि यदि ये इंटरव्यू या जो हमारी बातें दूसरे हमारे युवा वर्ग या अन्य लोग सुनेंगे या देखेंगे तो निश्चित है कि वो मोटिवेट होंगे और आगे भविष्य में इन चीज़ों से आगे अच्छा अपना कदम बढ़ाएंगे और अपना आगे बढ़ पाएंगे, अब उन्नति कर पाएंगे और आगे दूसरे लोग भी मोटिवेट होकर समाज कार्य में इस तरीके से आगे आएंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे बीच थे जिससे हमारी बात हो रही थी श्रीमती दुबे जी मैडम, जो कि प्रशासनिक सेवा में भी, शासकीय सेवाओं में, जिन्होंने शासकीय सेवाओं में भी अपना योगदान दिया और साथ ही सामाजिक कार्यों में भी आज इस उम्र में होने के बावजूद भी, जबकि 65 प्लस की उनकी एज हो चुकी है, अभी भी बिना हारे, बिना डरे, निडरता से, हिम्मत के साथ समाज सेवा के क्षेत्र में निरंतर अपना योगदान दे रहे हैं। और जैसा कि मैडम ने अपनी बातों में बताया कि समाज सेवा का जो गुण है, समाज सेवा का जो भाव है, वो अपने परिवार से जागरूक होता है, अपने परिवार से उसकी उत्पत्ति होती है। तो मैं भी चाहूँगा कि हमारे इस मंच के माध्यम से कि लोग जो है फैमिली में एक ऐसा माहौल क्रिएट करें, ऐसा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करें कि बच्चों में जो है एक देशभक्ति, देश भावना, समाज सेवा जैसे गुण उत्पन्न किए जाए, ताकि वो बड़े होकर आगे चल के भविष्य में जो है इस प्रकार देश के हित में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। तो हमारे बीच थे मैडम, आप हमारे बीच पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे बीच उपस्थित हुए, बहुत बहुत धन्यवाद।